Assalamualaikum. Welcome to the lecture number 7 in software verification and validation course. लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 9 सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन स्टार्ट कर लिया था और उसमें सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन की बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी और मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर। यानी सॉफ्टवेयर चेंज बुनियादी तौर पर मकसद है और ये चेंज करना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बन जाता है आगे फ्यूचर के अंदर। जब टेक्नोलॉजी में चेंज आए, जब इन्वायरमेंट में चेंज आए, जब बिज़नेस रिक्वायरमेंट में चेंज आए, जब कोई बग्स वगैरह आ जाएं उनको फिक्स करवाने की ज़रूरत महसूस हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसी के ऊपर हमने लास्ट टाइम काफ़ी डिस्कशन किया। इसका जो प्रोसेस होता है उसको समझा। आज हम आगे फर्दर जो इस चैप्टर के हवाले से चीज़ें रह गई हैं उनको हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे, व्हाट इज़ द लेगेसी सिस्टम्स। लेगेसी सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे कि ये वो सिस्टम्स होते हैं जो कि बहुत ही लेगेसी सिस्टम, ट्रेडिशनल सिस्टम कह सकते हैं, ओल्डर सिस्टम है, पुराने सिस्टम्स हैं। ये वाले सिस्टम जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं और जो आजकल के जो नए सिस्टम बन रहे हैं उनके अंदर लेगेसी सिस्टम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होते और ना ही हम आजकल के नए सिस्टम उनकी बेस के ऊपर डिज़ाइन करते हैं। लेगेसी सॉफ्टवेयर में बी डिपेंडेंट ऑन द ओल्डर हार्डवेयर सच एज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स may have associated legacy processes and procedures। तो legacy softwares टाइटली या कपल्ड या टाइटली डिपेंड होते हैं आपकी पुरानी हार्डवेयर के, जैसे मेन फ्रेम सिस्टम होते थे पहले उनके ऊपर, और उनके जो प्रोसीजर्स हैं वो भी इसी तरीके से बनाए हुए होते हैं कि वो ज़्यादातर उनमें कपलिंग और ये डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेगेसी सिस्टम आर नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम बट आर ब्रॉडर socio-technical system that include the hardware and software libraries and other supporting hardware and business processes। तो legacy system जो है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं होते बल्कि उनका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है उनमें हार्डवेयर भी होगी, उसमें सॉफ्टवेयर भी होगी, उसमें लाइब्रेरीज भी होंगी, बिजनेस प्रोसेसेस भी इंक्लूडेड होंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। legacy सिस्टम के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो इसमें आपको सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, बिजनेस पॉलिसीज़ एंड रूल्स होंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन डाटा, बिजनेस प्रोसेसेस, ये सारी चीज़ें जो है वो लेगेसी सिस्टम के बेसिक एलिमेंट्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सपोर्ट सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम हार्डवेयर पर रन होते हैं, सपोर्ट सिस्टम भी हार्डवेयर पर रन होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर बिज़नेस प्रोसेसेस जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, बिज़नेस पॉलिसी एंड रूल जो हैं वो बिज़नेस प्रोसेसेस से एज ए कंस्ट्रेंट के तौर पर लिए जाते हैं और ये तमाम नॉलेज जो है वो एप्लीकेशन नॉलेज के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बेड किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी पुराना सिस्टम लग रहा है हमें, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिकल चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। लेगेसी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो हार्डवेयर है, दैट मे बी रिटन इन द फॉर द हार्डवेयर एंड नो लॉन्गर इज़ अवेलेबल। जैसे मैंने आपको बताया है कि आजकल ये इस्तेमाल नहीं होते। सपोर्ट सॉफ्टवेयर है, सपोर्ट सॉफ्टवेयर द लेगेसी सिस्टम में रिलाई ऑन द रेंज ऑफ सपोर्ट सॉफ्टवेयर मे हैव टू एब्सोल्यूट और अनसपोर्टेड। तो लेगेसी सिस्टम में जो इसकी रेंज होती है वो काफ़ी लिमिटेड सी होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली आपको बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो भी आपके रेलेवेंट होती हैं और एप्लीकेशन डाटा बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इस्तेमाल होता है और बेसिकली इसमें इनकंसिस्टेंट डाटा, डुप्लीकेट, आपको याद होगा डेटाबेस में फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था तो वो एक लेगेसी सिस्टम की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि वो उसमें आप देखें डुप्लीकेशन भी होती थी, इनकंसिस्टेंट डाटा भी होता था। तो ये वो ट्रेडिशनल सिस्टम है, तो ये उसके बारे में। बिज़नेस प्रोसेसेस के अंदर जैसे मैंने आपको कहा है कि जो भी बिज़नेस के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इस्तेमाल होंगे।
बिज़नेस प्रोसेसेस के अंदर लेगेसी सिस्टम की तमाम फंक्शनैलिटी और जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो शामिल होंगे। पॉलिसीज़ एंड रूल्स के अंदर आम तौर पर जो आपके बिज़नेस की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं या कोई पॉलिसी बनाई हुई है तो वो इसके अंदर एज ए इनपुट के तौर पे शामिल होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेगेसी सिस्टम सोशो टेक्निकल सिस्टम है। इसकी लेयर देखें आप, सबसे नीचे हार्डवेयर है, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का, उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर बिजनेस प्रोसेसेस हैं और उसके ऊपर सोशो टेक्निकल सिस्टम है। तो आप इसको एज ए लेयर वाइज भी देख सकते हैं। लेगेसी सिस्टम रिप्लेसमेंट इज़ रिस्की एंड एक्सपेंसिव, सो बिजनेस कंटिन्यू यूज टू, यानी वो जो पुराने सिस्टम थे उनको चेंज करवाना उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था, उनके अंदर मेंटेनेंस बहुत महंगी होती थी, बल्कि ऐसे समझ लें इम्पॉसिबल सा काम होता था कि अगर उस सिस्टम के अंदर कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज़ इम्पॉसिबल एक्टिविटी। तो बहुत ही रिस्की होता था। ये नहीं पता होता था कि जी अगर हम इन चेंज को कोऑपरेट कर दें तो हमारा ओवरऑल सिस्टम सही काम करेगा, रिस्क होता था। अब रिस्क जहाँ पे ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे जाहिर है वहाँ पे ये काम करना एक अपनी नोयत का बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। सिस्टम रिप्लेसमेंट इज़ रिस्की फॉर द नंबर ऑफ रीजंस, लैक ऑफ द कंप्लीट सिस्टम स्पेसिफिकेशन, के पूरे सिस्टम की स्पेसिफिकेशन नहीं होती थी, ना डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनती थी उस वक्त, और टाइट इंटीग्रेशन था सिस्टम और बिजनेस प्रोसेसेस के अंदर। इंटीग्रेशन का मतलब वही है कि जी डिपेंडेबिलिटी ज़्यादा थी, अगर हम चेंज करते तो शायद हमें बिजनेस प्रोसेस में चेंज करना पड़ता या सिस्टम में पूरा ओवरऑल चेंज करना पड़ता। तो डिपेंडेबिलिटी जहाँ पे ज़्यादा हो जाए वहाँ पे चेंजिंग बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अनडॉक्यूमेंट बिजनेस रूल्स होते थे। नई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी द लेट और ओवर बजट, नया सॉफ्टवेयर हम बनवा नहीं सकते थे, शायद हमारी कंपनी का बजट ही नहीं होता था, या फ़िलहाल हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं अवेलेबल थी, हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं थी, हमारे पास नए एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं था। तो ये वजूहात हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पे लेगेसी सिस्टम में चेंज करना मुश्किल था। लेगेसी सिस्टम चेंज आर एक्सपेंसिव टू चेंज ए नंबर ऑफ रीजंस, नो कंसिस्टेंट द प्रोग्रामिंग स्टाइल, प्रोग्रामिंग स्टाइल कोई एक जैसा नहीं है, डिफरेंट होगा हर जगह वही। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो एब्सोल्यूट होती थी, कोई मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती थी जो बहुत लोग जानते हों, लिमिटेड लोग थे उन दिनों में। आप देखें कि प्रोग्रामिंग बहुत ही लिमिटेड थी, तो इसलिए लिमिटेड सी लैंग्वेजेस थी हमारे पास, और उनके ऊपर जो माहिर लोग हैं या तजर्बाकार लोग हैं वो भी बड़े लिमिटेड से थे। इस वजह से ये भी एक वजह थी। इनएडिक्वेट सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन, पुराने सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल नहीं रखा जाता था। ये तो आजकल ज़रूरी हो गया ना कि हर फेज़ का डॉक्यूमेंट बनता है, लेकिन उस स्टेज के ऊपर नहीं बनते थे या नामुकम्मल होते थे, जिसकी बेस के ऊपर हम ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि सिस्टम में चेंज करना कितना आसान है। सिस्टम स्ट्रक्चर डिग्रेडेशन, यहाँ पे डिग्रेडेशन होती है स्ट्रक्चर में। प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन मेक देम टू हार्ड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अपडेट चेंज करने का मकसद एक ऑप्टिमाइज़ करना भी होता है, लेकिन उस वक्त ये काम करना काफ़ी दुश्वार होता था। डाटा एरर्स, डुप्लीकेशन और इनकन्सिस्टेंसी, आपको मैंने अभी एग्जांपल दी है कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डाटाबेस के अंदर ये ख़राबियाँ होती थी और इसकी वजह से कितने एरर्स आते थे। अगर आप उस चीज़ को अगर अज्यूम कर सकें अपने जहन में तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि इन सिस्टम्स के अंदर चेंज करना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि बार बार डुप्लीकेशन, रेडंडेंसी वगैरह आम होती थी, डाटा एरर्स आते थे, इनकन्सिस्टेंट डाटा पड़ा हुआ था रेडंडेंसी की वजह से। तो ये सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद में बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता था कोई चेंज करना लेगेसी सिस्टम के अंदर। अब लेगेसी सिस्टम की जो मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलाई ऑन द लेगेसी सिस्टम मस्ट चूज टू स्ट्रेटजी इवॉल्विंग दी सिस्टम। अब वो कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते थे अगर उसमें करनी ही है चेंज तो? स्क्रैप द सिस्टम कम्प्लीटली एंड मॉडिफाई द बिजनेस प्रोसेसेस एंड नो लॉन्गर टू रिक्वायर्ड। ऐसा होगा पूरा सिस्टम ही हम बिल्कुल क्रैश कर देते थे, नई रिक्वायरमेंट्स, नया अपना बिजनेस मॉडल बनाते थे, फिर नया सिस्टम बनेगा। एक तो ये तरीक़ाकार था। दूसरा, हम साथ साथ कंटिन्यू मेंटेन करते रहते थे सिस्टम को, यानी वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या 2 मंथ बेसिस के ऊपर वीकली। तो ये बुनियादी तौर पर ये सिलसिला चलता रहता था कंटिन्यूस, और फिर सिस्टम अपडेट रहता था।
ट्रांसफॉर्मिंग द सिस्टम बाय री इंजीनियरिंग इम्प्रूव द मेंटेनेबिलिटी, पूरे सिस्टम का रीस्ट्रक्चर कर दिया, री इंजीनियरिंग की उसकी दोबारा से, रिप्लेस द सिस्टम विद द न्यू सिस्टम, नया सिस्टम बनवा लिया, फिर उसको हमने ओल्ड से रिप्लेस कर दिया। तो ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल होती थी और ये इस तरीके से अमल होता था। एग्जाम्पल जो असेसमेंट है इसकी आप देखें कि इसमें जो एक्स एक्सिस है सिस्टम क्वालिटी बताई हुई है, वाई एक्सिस पे बिज़नेस वैल्यू बताई हुई है। तो यहाँ पे हाई बिज़नेस वैल्यू एंड लो क्वालिटी, तो आप देखें कि हाई बिज़नेस है और लो क्वालिटी है। इसी तरह हाई बिज़नेस और हाई क्वालिटी में आप देखें कि 6 और 7 और 8 ये बेसिकली असेसमेंट हुई हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है जिसकी वजह से आप एक्सप्रेसिव व्यू देख सकते हैं। लेगेसी सिस्टम की जो कैटेगरी हैं वो जैसे मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये कैटेगरी हैं। अब इसमें आप देखें कि लो क्वालिटी और लो बिज़नेस है तो ये सिस्टम जो है वो स्क्रैप होगा, इसमें ये स्ट्रेटजी होगी। लो क्वालिटी और हाई बिज़नेस वैल्यू चाहिए तो आपको बेसिकली री इंजीनियरिंग करना पड़ेगा या रिप्लेस करना पड़ेगा एक सूटेबल सिस्टम से। हाई क्वालिटी और लो बिज़नेस वैल्यू चाहिए तो ये भी आप पूरा सिस्टम स्क्रैप करेंगे या रिप्लेस करेंगे। और हाई क्वालिटी और हाई बिज़नेस चाहिए तो आपको साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें तो रिस्क आ जाता है ना कि जब आप रिप्लेस करते हैं पुराने सिस्टम से तो रिस्क अपनी जगह पे रहता है, लेकिन अगर आप साथ साथ मेंटेन करते रहें तो फिर शायद आप क्वालिटी भी मेंटेन कर सकें, अपनी बिज़नेस वैल्यू भी हाई कर सकें। तो ये कैटेगरी सूटेबल है इस सिनेरियो में आप देखें, लेकिन ये हर दफ़ा सूटेबल नहीं रहेगी। अब बिज़नेस वैल्यू असेस कैसे करते हैं? सिस्टम असेसमेंट शुड टेक द डिफरेंट व्यू पॉइंट इन द अकाउंट, यानी सिस्टम एंड यूज़र्स का व्यू पॉइंट लिया जाता है, बिज़नेस कस्टमर का व्यू पॉइंट लिया जाता है, लाइन मैनेजर्स का व्यू पॉइंट लिया जाता है, आईटी मैनेजर्स का व्यू पॉइंट लिया जाता है और सीनियर मैनेजर्स का व्यू पॉइंट लिया जा सकता है। तो ये बेसिकली इस तरह होता है। इसके अलावा क्या इश्यूज़ हैं बिज़नेस वैल्यू असेसमेंट के? यूज़ ऑफ द सिस्टम, इफ़ द सिस्टम आर ओनली यूज ओकेजनली और बाय द स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दे आर हैव द लो बिज़नेस वैल्यू, कि अगर सिर्फ लिमिटेड से लोग ही सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे फिर आपका जो बिज़नेस वैल्यू वो लो होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यह इशू है द बिज़नेस प्रोसेस दैट आर सपोर्टेड, सिस्टम में हैव ए लो बिज़नेस वैल्यू इफ़ द फोर्सेस इज टू इनएफिशिएंट बिज़नेस प्रोसेस ही सही नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, तो ऑफ कोर्स सिस्टम भी आपका एफिशिएंट नहीं होगा। सिस्टम डिपेंडेबिलिटी इशू हो सकता है, इफ़ द सिस्टम इज़ नॉट डिपेंडेबल एंड प्रोग्राम डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द बिज़नेस कस्टमर, तो ये लो बिज़नेस वैल्यू है। सिस्टम आउटपुट के हवाले से इशू हो सकता है कि इफ़ द बिज़नेस डिपेंड्स ऑन द सिस्टम आउटपुट देन द सिस्टम हैज़ टू द हाई वैल्यू, तो बेसिकली अगर आपका जो बिज़नेस है वो सिस्टम की आउटपुट पे डिपेंड होता है तो तब उसकी हाई बिज़नेस वैल्यू होगी। सिस्टम की क्वालिटी असेस कैसे करते हैं? ऑफ कोर्स बिज़नेस प्रोसेस को असेस करके कि आपका बिज़नेस प्रोसेस अच्छा है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, इनएफिशिएंट तो नहीं है। इन्वायरमेंट को असेस किया जाता है कि जिस इन्वायरमेंट में आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या मेंटेनेबल है या नहीं है। एप्लीकेशन को असेस किया जाता है कि आप जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम इस्तेमाल किए हैं उसकी क्वालिटी क्या है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसको अब बिज़नेस प्रोसेस असेसमेंट कैसे करते हैं? ये बेसिकली व्यू पॉइंट ओरिएंटेड है कि लोगों का व्यू लेते हैं कि आप जो बिज़नेस प्रोसेस मॉडल यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट प्रोसेसेस एंड सेम फंक्शन, क्या आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर सेम फंक्शन अप्लाई करके देखें तो रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं, इस तरह असेस किया जाता है। ऑन हाउ हैज़ प्रोसेस बीन अडॉप्टेड, कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट करना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। रिलेशनशिप क्या है आपके बिज़नेस प्रोसेसेस के अंदर, और ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम कंसीडर करके असेसमेंट करते हैं। यहाँ पे अब वो फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं इन्वायरमेंट के असेसमेंट के। पहला जो फैक्टर है वो सप्लायर स्टेबिलिटी है कि आपका जो सप्लायर है वो स्टेबल है, वो मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर इनकंसिस्टेंट उसका बिहेवियर हो। इज़ द सप्लायर फाइनेंशियली स्टेबल एंड लाइकली टू कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, तो अगर ऐसा है तो बेसिकली हम इजीली असेस कर पाते हैं।
फेलियर रेट क्या है कि हार्डवेयर फेलियर कितनी दफ़ा करती है। ये फेलियर रेट के बारे में मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर सॉफ्टवेयर क्रैश आपका कितनी दफ़ा होता है या रीस्टार्ट कितनी दफ़ा होता है, उसका रेट देखा जाता है। एज के आपका जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो कितनी पुरानी है, कितना अरसा हो गया उसको इस्तेमाल करते हुए। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट असेस करने में मुश्किल हो सकती है आपको। परफॉर्मेंस क्या है आपके सिस्टम की, क्या आपके जो सिस्टम है वो सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस रखता है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट आर द लोकल सपोर्ट रिक्वायर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की सपोर्ट क्या है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आएगी कि अगर हम उसके अंदर चेंज करें तो कितनी कॉस्ट आएगी, क्या वो हमारे बजट के अंदर कॉर्पोरेट हो सकती है या बजट को एक्सीड कर सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इंट्रोएबिलिटी जो है कि इंटरफेस क्या है सिस्टम का, कंपैटिबल है या हार्डवेयर के साथ नहीं है, तो ये उस हवाले से हो गया। अब ये एप्लीकेशन असेसमेंट के फैक्टर्स हैं। अंडरस्टैंडेबिलिटी के सोर्स कोड को जो करंट सिस्टम का है वो कितना मुश्किल लिखा हुआ है या कितना आसान लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे, ऑफ कोर्स कोड ही इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं लिखा होगा तो फिर चेंज करना मुश्किल हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन कितनी आपने बनाई है, कितनी अवेलेबल है और कितनी अवेलेबल नहीं है। फिर ये बात आती है कि वो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल तो है, क्या वो कंप्लीट है। इट शुड बी द कंप्लीट, इट शुड बी द कंसिस्टेंट, इट शुड बी द करंट, ये सारी चीज़ें चाहिए। डाटा कितना हमारे पास अवेलेबल है और कोई ज़्यादा डुप्लिकेशन हो रही है, कम हो रही है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, ये भी एक फैक्टर है। परफॉर्मेंस अनदर फैक्टर दैट इज़ द एप्लीकेशन असेसमेंट कि जी परफॉर्मेंस क्या है सिस्टम की, क्या यूज़र्स को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आपने इस्तेमाल की है, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एवोल्यूशन हमारी या न्यू चेंज रिक्वायरमेंट्स आनी हैं उनको वेलकम करती है या नहीं करती, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, आपने तमाम वर्जन्स का कोई रिकॉर्ड बनाया, उनको मैनेज किया और उनकी डिस्क्रिप्शन आपने प्रॉपर बनाई हुई है या बिल्कुल भी नहीं बनाई। टेस्ट डेटा क्या होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम का, जिसकी बेस के ऊपर हम उसको टेस्ट करेंगे। पर्सनल स्किल्स, लोगों के पास स्किल्स कितने होने चाहिए और हमारे पास मौजूदा लोग जो हैं वो कितने स्किलफुल हैं। तो आप ये देखें काफ़ी सी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एप्लीकेशन असेसमेंट के हवाले से। उसके बाद सिस्टम मेजरमेंट। सिस्टम मेजरमेंट, you have collect the quantitative data to make the assessment for the quality of the application system कि भाई सिस्टम की क्वालिटी क्या होगी। एंड द नंबर ऑफ सिस्टम चेंज रिक्वेस्ट के जो हमारी चेंज रिक्वेस्ट है वो कितनी दफ़ा होगी। एंड द हायर इज़ द एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड लोअर क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने कहा है कि रिक्वेस्ट ज़्यादा होंगी, मतलब तो फिर ऐसा होगा कि सिस्टम की जो क्वालिटी है वो कम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी चेंज करने में। नंबर ऑफ़ डिफरेंट यूज़र इंटरफेस यूज़ बाय द सिस्टम के कितने मुख्तलिफ लोग हैं जो उस सिस्टम का इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा इंटरफेसेस जो होंगे वो इनकन्सिस्टेंस और रेडिडेंसी का सबब बनते हैं। इंटरफेस भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। बेबहा अगर आप चीज़ें ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में तो फिर वो रेडिडेंसी का सबब बनती हैं, इनकन्सिस्टेंसी का सबब बनती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डेटा यूज बाय द सिस्टम के डाटा का वॉल्यूम कितना है ये भी जज करना कि भाई नंबर ऑफ़ फाइल्स कितनी हैं, डाटाबेस में डाटा कितना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। डाटा ज़्यादा है तो चांसेस हैं रेडिडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी होगी, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। क्लीन अप द ओल्ड डाटा इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कि अगर आप पुराना डाटा क्लीन करें ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, तो इसको भी हम इनकॉर्पोरेट नहीं करते। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। और आज के लेक्चर में बेसिकली हमने लेगेसी सिस्टम को डिटेल से देखा, और बजाय कि आज ये इस्तेमाल नहीं होते लेकिन हमारे पास उसका नॉलेज होना चाहिए कि लेगेसी सिस्टम थे क्या और उनके अंदर उस वक्त जो एवोल्यूशन का प्रोसेस था वो कितना क्रिटिकल था, कितना डिफ़िकल्ट था। तो ये चीज़ हमने समझने की कोशिश की इस लेक्चर में। मुझे उम्मीद है काफ़ी आपने इससे लर्न किया होगा।
और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। तो आप इसको बुक से भी रीड करें डिटेल के साथ, वहाँ इसकी डिटेल मौजूद है। अगले लेक्चर में हम मेंटेनेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।